तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जहाँ से शुरुआत होगी आपकी। तो इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने और बड़ी आसान सी है, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ ली हुई है ये। तो ये वही है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ऑल अदर पार्टिकल्स with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। तो देखो बड़ी इजी सी चीज़ है। यहाँ पे मैंने आपके पास दो पार्टिकल रखे हुए हैं। तो लेट सपोज इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है। तो इनके बीच में एक डिस्टेंस भी ले लेते हैं विच इज़ स्मॉल r। तो अब मैं कहीं अगर स्मॉल r लिखूँगा तो उसका मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और अगर कहीं कैपिटल R लिखा होगा तो मतलब वो रेडियस ऑफ अर्थ की बात हो रही है या किसी स्फेयर के रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिलहाल आ गया R आपके पास। अब इनके बीच में जो फोर्स होगी वो होगी ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिंग इन नेचर होती है। मतलब ये रिपेल नहीं करती कभी, ये सिर्फ अट्रैक्ट ही कर सकती है चीज़ों। तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन होती है। डेरिवेशन तो क्या डेफिनेशन टाइप ही होता है। तो देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है यहाँ पे, फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2। फिर उसके बाद सेकंड लाइन लिखी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मतलब f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन तो यही है r का स्क्वायर, तो ये आ गया। आप इसको कंबाइन करोगे तो बनेगा f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। और ये जो आपके पास वैल्यू है इसमें से इक्वल टू लगा के ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के एक कांस्टेंट लगेगा g। अब इसकी वैल्यू भी शायद आपको याद होगी, जो आपने 9th क्लास में कभी पढ़ी होगी, और वो क्या थी, g इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे इसके। देखो g की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो r स्क्वायर f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से g की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, g इज़ इक्वल टू f के साथ r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया और m1 और m2 यहाँ पे आ गए। अब जो g के जो यूनिट बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो यहाँ से देख के बना लो। अब आप न्यूटन मीटर स्क्वायर, r इज़ डिस्टेंस, m इज़ kg मतलब मास है, तो kg का स्क्वायर, ये बन गया आपके यूनिट्स। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आ गया आपके पास इसकी वैल्यू। अब आपको ये याद रखना है, और क्या याद रखना है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, mlt इनवर्स स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, अपॉन नीचे दो मास है तो m का स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर तो -2 ही है। ये बन गया आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब हो गया चाहे आप किसी और प्लेनेट पे चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, ये जी की वैल्यू सेम ही रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात होती है।
तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। इसी वजह से अगर आपने इसको लिखना होता है तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपने लिखना है इसको, जो कि आगे आ जाएगा वैसे तो आप इसको माइनस लगा के लिख सकते हो, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। दिस इज़ योर फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्म है तो डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन भी लिखनी होती है हमें, तो ये आर का कैप आ गया। ठीक है, अब आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। तो देखो, एक तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, शुरुआत वहीं से करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से अभी, तो ये वेक्टर फॉर्म आगे भी आ जाएगा आपके पास। तो देखो, F इज़ इक्वल टू क्या लिखा हमने, जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा एग्जांपल के लिए। जैसे वो बोलेंगे कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल इससे आर दूरी पे पड़ा हुआ है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो मान लो एग्जांपल के लिए उन्होंने बोल दिया कि जो आपके पास m1 है उसको इंक्रीज़ करके डबल कर दिया हमने, मतलब न्यू m1 कितना हो गया, डबल ऑफ पुराने वाले का, और बोला कि जो डिस्टेंस है उसको भी डबल कर दिया, तो नया वाला r क्या होगा, 2r। तो इस केस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में या किसी भी टाइप का जब ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी फॉर्मूले में कुछ चीज़ें चेंज की जाती हैं, तो आपने ना उसको ऐसे लिखना होता है। देखो, अब मास चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले में m और r दोनों आ रहे हैं। तो m और r अगर दोनों आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, फोर्स भी उसकी वजह से चेंज होने ही वाली है, तो f को लिख देना डैश, f डैश इज इक्वल टू जी, जो चीज़ चेंज हो रही है सिर्फ उस पर डैश लगाओ, m1 डैश, m2 में कोई चेंज नहीं है, लेकिन r में चेंज है तो r डैश का स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। और अगले स्टेप में ये जो डैश वाली वैल्यूज़ अलग आई हैं वो पुट कर देते हैं, जो न्यू है मतलब, तो क्वेश्चन में जो दिए हैं वो पुट कर दो। तो बोला कि जो m1 है वो चेंज हो गया, कितना बन गया, डबल, तो मैं इसको 2m1 लिख देता हूँ। ऐसे ही r की वैल्यू भी चेंज हो रही है तो r को भी लिख देते हैं, तो r को r डैश की जगह लिखना है 2r, और ऊपर देखो स्क्वायर है r डैश का, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये बनेगा g m1 m2 अपॉन, एक 2 ऊपर है, नीचे 4 बनेगा, r स्क्वायर, और ये बन गया 2। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास f डैश। अब f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन 2r स्क्वायर बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो आपकी पुरानी वाली फोर्स है, तो इसका मतलब f डैश कितना आ जाएगा, पुरानी वाली फोर्स डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स अगर आप ऐसा कुछ चेंज करते हो तो उसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हाफ हो जाएगी बिटवीन द पार्टिकल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखो, फर्स्ट में लिखा है 2 spherical balls of mass 10 kg each are placed 100 मीटर apart. Find the gravitation force of attraction. तो देखो, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास, तो इसमें क्या लिखना है आपको, F इज़ इक्वल टू जी इंटू, फॉर्मूला तो चलो लगाना ही है, अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहाँ गिवन लिख देते हैं क्या क्या है। तो देखो, गिवन में आपके पास दोनों मासेस दिए हैं जो कि 10-10 kg के हैं, तो दोनों 10 kg के हैं, तो m1 भी 10 आ गया और m2 भी 10 आ गया, और साथ में r भी दिया हुआ है, r बोल रहा है कि 100 मीटर है। तो अच्छी बात यह है कि सब कुछ ऐसा ही यूनिट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो F इज़ इक्वल टू जी, m1 इज़ 10 kg, m2 इज़ ऑल्सो 10 kg डिवाइडेड बाई 100। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान था, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर बचेगा जी। तो F इज़ इक्वल टू आ गया जी, विच इज़ 6.6
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सेकंड देखो, अब बोला है कि 2 सॉलिड स्फेयर ऑफ सेम साइज ऑफ ए सर्टेन मेटल आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो 2 स्फेयर्स बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये है पहला स्फेयर और ये दूसरा, सेम साइज़ के और मेटल भी सेम ही होगा फिर, इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो ये कॉन्टैक्ट में मैंने रख दिए, तो इनका कुछ रेडियस होगा आर, तो दूसरे का भी आर ही होगा फिर। तो मैं इसको आर लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉन्टैक्ट में है तो बिल्कुल टच हो रहे होंगे, तो ये भी आर है। अच्छा, दोनों सेम है, सेम मटेरियल के हैं, तो डेंसिटी भी दोनों की सेम ही होगी। अब आपको बोला है कि बस ये शो करना है कि जो फोर्स उनके बीच में लगेगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ देयर रेडियस। तो ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जी की जगह तो चलो जी आएगा, m1 की जगह, क्योंकि हमें 4th पावर शो करनी है इसलिए हमें, अच्छा यहाँ पे m की वैल्यू सेम है दोनों की, तो मैं अभी के लिए लिख देता हूँ, अदरवाइज़ ये m नहीं पुट करना है हमें। तो r का स्क्वायर। तो देखो, अब फोर्स क्या बन रही है, फोर्स जो बनेगी आपके पास वो आएगी F इज़ इक्वल टू जी, लेकिन m को हटा के हमें इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी लिखना पड़ेगा अब, तभी कुछ बन सकता है r⁴, अदरवाइज़ तो r नीचे रह जाएगा। तो देखो, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को तो हमने m ही लिखना है, अपॉन वॉल्यूम की जगह लिखना होता है 4/3πr³, क्योंकि ये सॉलिड है और स्फेयर है, तो वॉल्यूम यही बनेगा। तो यहाँ से मास की वैल्यू बन जाएगी m इज़ इक्वल टू रो इंटू 4/3πr³। तो ये उठा के हमें पुट करनी है। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, जी m की जगह ये सारा कुछ लिखना है, तो लिखना पड़ेगा 4/3 रो पाई r³। ठीक है, दिस इज़ योर m। ऐसे ही दूसरा m भी होगा 4/3 रो पाई r³ डिवाइडेड बाय r², डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये r कट जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो वैसे तो डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस लिखना होता है, तो सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है इनका, 2r है, तो यहाँ 2r का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 2r का होल स्क्वायर। पर चलो, हमें तो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी शो करनी थी, तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और इस 2r² को मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ 2r, तो 2r² हो गया, एक r से 2r कट जाएंगे, मतलब यहाँ पे एक ही r बचेगा। तो अगर हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी ही देखनी है तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ आ गया। तो ये बस इतना सा शो करना था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इससे। एक और क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर, assuming that only force acting on the particle are their mutual gravitation, find the acceleration of heavier particle। अच्छा, ठीक है, तो ये पता होने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। तो होगा ये कि ये दोनों आपके पास स्फेयर है, तो एक मास m1 है जो कि आपको दिए 1 kg और दूसरा दिए 2 kg। होता ये है कि जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो पहली बात, अगर मासेस हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो ग्रेविटेशन ही होगी, मास है तो ग्रेविटी तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो एक लगी F12 और दूसरी लगी F21।
तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती है तो उस टाइम पे क्या केस होता है? उस टाइम पे केस ये होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आते हैं। अब हमें पता है कि हैवियर बॉडी मैंने राइट साइड बनाई है, तो सेंटर ऑफ मास भी इनका कहाँ होगा? राइट साइड, यहाँ पे। तो समझ लो ये इनका सेंटर ऑफ मास आ गया। तो जब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो मोशन होने के बाद दोनों आके कहाँ टकरा जाएंगे? सेंटर ऑफ मास पे, एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास पे। तो इतना चलते हैं ये। अब देखो, हैवी बॉडी के नज़दीक है वो पॉइंट, इसका मतलब हैवी बॉडी जो है वो थोड़ा स्लो चलेगी। जो लाइटर बॉडी है उसके उससे दूर है वो पॉइंट, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। ऐसा ही होगा। यही केस यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है। अब क्योंकि फोर्स बराबर है तो फोर्स तो लगी दोनों के ऊपर बराबर। तो ये देखो, ये फोर्स लगी F, इस पर भी लगी F। तो हमें टेक्निकली करना क्या है? पहले तो फोर्स फाइंड करनी है, उसके बाद वो फोर्स दोनों पे लगा देनी है। अब देखो, इसका मास कम है फर्स्ट वाले का, तो इसका मास m1, इसका मास m2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो एक्सलरेशन बनेगी उसको मैं लिख दूंगा a1 और इसको लिख दूंगा a2। ठीक है, तो टेक्निकली होगा क्या? मास कौन सा ज़्यादा है? m2 ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी एक्सलरेशन कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली मोशन, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब a1 जो है वो ज़्यादा होगा, a2 कम होगा। बस यही कंसेप्ट लगा के हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले f1 f2 निकाल लेते हैं, जो कि बराबर ही होती है, हमें पता है। तो f12 या फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स आ जाएगी आपके पास g इंटू m1 m2। m1 इज़ 1 kg, सेकेंड इज़ 2 kg, डिवाइडेड बाय इनके बिटवीन का सेपरेशन। बिटवीन सेपरेशन इज़ 50 सेंटीमीटर। तो सेंटी मतलब 10⁻², तो ये आ जाएगा। तो देखो f आ गया हमारे पास 3g डिवाइडेड बाय 50 इंटू, ऊपर जाके ये 2 0 बन जाएंगे और ये कट गया, 5 2 10, तो 6g आ गई फोर्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है एक्सलरेशन ऑफ हैवियर बॉडी। हाँ, हैवियर पार्टिकल की एक्सलरेशन फाइंड करनी है। अब वो कितनी होगी? आप चाहो तो इस जी की वैल्यू को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं, मैं एंड में पुट कर दूंगा वैल्यू, फिर देख लेंगे क्या बनता है। अब फोर्स तो दोनों पे बराबर ही लगनी है, हमें पार्टिकल हैवियर वाले की फाइंड करनी है। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, फिर उसके बाद वैल्यूज़ आप खुद निकाल सकते हो। तो देखो, अगर मैं a1 की बात करूँ तो फोर्स तो आ गई हमारे पास 6g डिवाइडेड बाय मास ऑफ a1। a1 का मास कितना है? a1 का मास है 1 kg, तो बस ये 1 आ गया। तो इसका मतलब इस पर इसकी एक्सलरेशन कितनी होगी? 6g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम g की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं की होगी तो हमें वैसे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा देखो, सेकेंड वन इज़ a2। a2 कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली f तो सेम है, डिवाइडेड बाय m2। क्योंकि m2 ज़्यादा है तो a2 कम आएगा। तो देखो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यूज़ के हिसाब से तो m2 2 kg है, तो हाफ हो जाएगी। तो a2 इज़ इक्वल टू 6g/2, मतलब a2 इज़ इक्वल टू 3g। तो ये आंसर वैसे आपका ये वाला था जो क्वेश्चन में पूछा है, हमने ये दोनों निकाल दी। तो मेन चीज़ है कंसेप्ट याद रखना। मैं फिर से बता देता हूँ कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट बड़ा आसान सा था कि अगर दो पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो वो एक दूसरे की फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ खींचे जा सकते हैं, और चार्ज पार्टिकल होंगे तो हो सकता है रिपेल भी हो जाए। ठीक है, लेकिन जब खींच रहे होंगे तो वो कहाँ जाके मिलेंगे? मतलब उनका सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होती है तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। इसका मतलब दोनों के ऊपर फोर्स बराबर लग रही होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और सेंटर ऑफ मास की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के पास चलने के लिए हैवी बॉडी को कम चलना पड़ेगा पहुंचने के लिए, और लाइटर बॉडी को ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो लाइटर बॉडी थोड़ा फास्ट आएगी और हैवी बॉडी स्लो चलेगी। बस ये कंसेप्ट है छोटा सा। ठीक है।